देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, पीडीएम की हुकूमत आए या लाए 10 माह के करीब गुजर चुके हैं, मगर कोई हुकूमत जिन बुलंद बांग दावों के साथ आई थी उनमें से किसी पर भी अब तक कामयाब दिखाई नहीं देती। बल्कि मजीद ये कि मुल्क में दहशतगर्दी का अजाब भी दोबारा वजूद में आ गया है। आज वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ज़रबे अजब जैसा ऑपरेशन शुरू करने के लिए इत्तेफाक राय की जरूरत है कौमी असेंबली में खड़े होकर ये बात कर रहे थे, लेकिन वो ये बात किसके लिए कह रहे थे? ऑपोजिशन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही जमात है नजर आती पाकिस्तान के अंदर, वो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। क्या वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को दावत दे रहे थे? अगर उसे दावत दे रहे थे तो फिर ये बात जेर तलब है कि अगर उन्हें दावत दे रहे थे तो वो जैसे ही वापस आने की बात कर रहे थे कौमी असेंबली के अंदर तो आपने फौरन उनके इस्तीफे मंजूर किए, धड़ाधड़ जल्दी जल्दी क्विकली, और उन्हें आउट कर दिया कौमी असेंबली से। दूसरी जानिब पेशावर पुलिस लाइंस में जो धमाका हुआ कल, अफसोस के साथ उसमें शोधा की तादाद 100 हो गई है। और अनफॉर्चुनेटली ये कहना गलत नहीं होगा कि इस दहशतगर्दी से आम आवाम अगेन मुतासिर हो रही है पाकिस्तान की, जो कि पहले भी दहशतगर्दी में मुतासिर होती रही है। साथ ही इस धमाके के हवाले से जो बताया जा रहा है कि बारूद गाड़ी से मुंतकिल किए जाने का खदशा भी था और आईजी का सिक्योरिटी लैप्स का एतराफ भी सामने आ रहा है। मगर सवाल ये है कि किस तरह से पाकिस्तान इस तरह की जो दहशतगर्दी है उससे निपटेगा, और ये जो नई लहर आ रही है उसमें हुकूमत का क्या किरदार होगा और अपोजिशन इसको कैसे देखती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और IMF के वक्त की मुलाकात का एलामिया तो जारी हुआ ही हुआ, लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने मुतालबात पर अमल दरामद करने के लिए IMF से वक्त मांग लिया है। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर $3.63 सस्ता होने के बाद फिर मजीद हुआ और ₹275 पे बरकरार है, यानी कि मईशियत डामाडोल ही नजर आती है। और एक जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज वो ये कि तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान जो कि साबिक वजीर आजम है उन पर फर्द जुर्मायत करने का फैसला कर लिया। इन्हीं सब पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ आज मौजूद है जमशेद इकबाल चीमा साहब है, मरकजी रहनुमा है तहरीके इंसाफ के, उनको खुश आमदेद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच जमशेद इकबाल चीमा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी वेलकम। जमशेद साहब, सबसे पहले तो दहशतगर्दी का वाकया होता है कल, वेरी अनफॉर्चुनेट केयर टेकर सेटअप है पेशावर में हम देख रहे हैं और ये हालात बने हुए हैं। आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी ज़रबे अजब जैसा ऑपरेशन शुरू करने के लिए इत्तेफाक राय की जरूरत है। अब इत्तेफाक राय किससे चाहिए उन्हें? क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर है, ऑपोजिशन की एक फर्द वाहिद जमात आप थी, लेकिन आपके इस्तीफे मंजूर हो गए सारे, तो अब वो किसकी तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, ये चालाक किस्म के और बेईमान किस्म के लोग हैं। ये 13 जमातें हैं, स्वाय पीटीए के बाकी सारे इकट्ठे हैं, फिर सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट भी उनको है, फिर साथ यू कैन से कि जो भी एक्टिव पार्टीज है वो इकट्ठी हैं। तो फिर इत्तेफाक राय मजीद कितना इत्तेफाक राय चाहिए? तो कभी हम पूछेंगे जनाब आपकी इकनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो कहते हैं इकनॉमिक आपकी बड़ी बड़ी बुरी है तो कहते हैं कि इसमें इत्तेफाक राय, कौमी इत्तेफाक राय चाहिए, नेशनल हुकूमत चाहिए वगैरह। मतलब आप कह लें कि वो बेसिकली खुरा कहीं और, वो अपने जुर्म का खुरा किसी और के घर भेजना चाहते हैं कि किसी गले में डाल दें, तो उसको कालक लगा दें कि ये भी साथ का हमारे। बेसिकली तो 13 चोर पाकिस्तान के तख्त पे बैठे हुए हैं और चोरों के बोझ से तख्त पाकिस्तान का टूट रहा है। ₹275 का डॉलर का मतलब ये है कि तकरीबन पाकिस्तान की 6,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया पिछले एक हफ्ते में, या पिछले 4 या 5 दिन में 6,000 अरब का कर्जा बढ़ गया, जो कि 2008 तक टोटल कर्जा था। अगर हम टोटल बात करें तो इस वक्त तक मेरे को 15 ट्रिलियन का कर्जा ये तो पाकिस्तान का बढ़ चुका है इन 9 महीनों में। ऑलमोस्ट ये तो तकरीबन को 45 अरब रुपया डेली के हिसाब से कर्जा बढ़ रहा है। 45 अरब रुपया पर डे के हिसाब से पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा है इंदौर में।
इंडस्ट्री सारी बंद हो गई, ज़राअत सारी बंद हो गई, यहाँ पे बेरोजगारी जो है तकरीबन 7 मिलियन लोग इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। पॉवर्टी लाइन से नीचे 1 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए, एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से। तो ये बात कोई ना करे, ये बात डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दी जो है, मुझे तो ये भी फरमाइशी प्रोग्राम लगता है। सच्ची बात है, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, लेकिन मेरा दिल चूंकि ये कहता है, मेरा ज़मीर ये कहता है, तो लिहाजा मैं क्यों ना कहूँ कि मुझे तो ये भी फरमाइशी प्रोग्राम लगता है कि अचानक ये कहाँ से दहशत गर्दी आ गई, जो 5 साल नहीं थी तो अचानक कहाँ से आ गई। ये भी एक अजीब सा डिज़ाइन है कि जब भी कभी आप पहले मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस बुरी हो तो कहीं ना कहीं दहशत गर्द की परत को पहुँचते हैं और हम एक दहशत गर्दी की बातें करते रहते हैं। कुछ लोगों की सार्थों का जिक्र होता है, आगे के लिए किया जाएगा, कैसे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, इस तरह के नारे लगाते हैं और हम महंगाई को भूल जाते हैं, हम महंगी बिजली को भूल जाते हैं, हम बेरोजगारी को भूल जाते हैं, हम अपनी बीमारी को भूल जाते हैं, हम अपनी भूख को भूल जाते हैं। तो हमें तो भूख और बीमारी और बेरोजगारी बुलाई जाती है। इस मुल्क में एक फ्रॉड के अलावा बड़ी देर 75 साल से फ्रॉड हो रहा है कि हम जंग बेच रहे हैं, जंग खरीद रहे हैं। तो जंगी तरानों के में हम ये सारी की सारी गुर्बत हम भुगत रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये और उसमें बेस्ट जो लोग हैं पार्टनर, ये लोग हैं जो मीडिया वाले हैं, लीड कर रहे हैं इस बात को, इस तरह के ड्रामों को ये लीड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो अच्छाई हुई है, गुर्बत और गरीब तो हम बहुत हो गए, बेरोजगार तो बहुत हो गए, लेकिन अच्छा ये हुआ कि कौम को अदराक हो गया कि हो क्या रहा है, शऊर आ गया। तो अभी तक तो यही सिर्फ अचीवमेंट है कि कौम को ये पता लग गया कि जो इन्होंने धमाका करना था उसका भी पता होता है कौम को कि अब ये धमाके शुरू करेंगे, अब फलां इलाके में करेंगे, फलां इलाके में करेंगे। तो ये एक खास डिजाइन है, कभी शिया सुन्नी फसाद हो गया, कभी बम धमाके हो गए, कभी तालिबान आ गए, कभी खरासानी आ गई, कभी वो आ गया, कभी ये आ गया, कभी अफगानिस्तान से आ गया, कभी इंडियन आ गए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा चूरन है जिसने इस कौम को गरीब रखा है। ये ऐसा चूरन है जो बेच बेच के हमने अपनी कौम को गरीब कर दिया है, अनपढ़ रख दिया है। लिहाजा इस चूरन को तो बंद होना चाहिए। अच्छा, तो इसमें और दूसरी बात है जशमीत इकबाल जी साहब, कता कलाई माफी, मुझे ये थोड़ा सा बताए ना, ये बिल्कुल आप जो बातें कर रहे हैं वो मैं जाहिर सी बातें सामने, लेकिन ये जो आज ख्वाजा आसिफ साहब बात करें, आपको लगता है हुकूमत इसमें संजीदा है? ये जो ज़रबे ज़ब वाली बात उनकी कि इत्तेफाक राय की जरूरत के लिए मैंने कहा ना कि जैसे जाने की बात हुई फौरन इस्तीफे कबूल हो गए। नहीं देखें, ये मैं कह रहा हूँ, देखिए मैंने कह दिया कि ये सारी की सारी दहशतगर्दी फरमाइशी है, तो फिर बाकी क्या रहेगा? ओके, दहशतगर्दी जो है ये आपका टेलर मेड है, ये फरमाइशी है। फरमाइशी दहशतगर्दी, ज़रबे अज़ब क्या? ज़रबे अज़ब भी फरमाइशी होगा। ज़रबे अज़ब एक जाली होगा ज़रबे अज़ब, जो आप कह लें कि जनाब अनदेखे दुश्मन को हम पीछे चढ़े हुए हैं, इलेक्शन डिले करने की कोशिश करेंगे, अवामी राय को डिनाई करेंगे, वोट की जो लोगों का हक है उसको डिनाई करेंगे, गुर्बत हमें बुला देंगे, बेरोजगारी हमें बुला देंगे, इस तरह का ये फ्रॉड करते हैं। तो नवाज शरीफ जब भी होता है, कभी आप कह लें कि सिंध के डाकुओं के खिलाफ, कभी जनाब कराची के क्या नाम है ये बहादुरों के खिलाफ, कभी ज़रबे अज़ब, कभी ये वो। मैं समझता हूँ कि मुझे अगर हमारे दौर में हमने मुनासिब सी एफर्ट की, उस मुनासिब एफर्ट का रिजल्ट यह आया कि दहशतगर्दी हमारे दौर में नहीं हुई। अगर हमारे दौर में दहशतगर्दी नहीं हुई, उसके बाद कौन सा ऐसा वाकया हो गया है, कौन सी ऐसी गलती हो गई इस मुल्क से कि दहशतगर्दी ना सारी की सारी दहशतगर्दी अचानक उमड़ आई? और ऐसे डिजाइन से हो रहे हैं जनाब, तालिबान क्या नाम है स्वात में आ गए, तालिबान बालाकंड में आ गए, तालिबान फलां जगह आ गए। ये बड़ी अजीब सी बातें हैं, ये बड़ी मशकूक किस्म की बातें हैं, ये बड़ी मशकूक और बड़ी अजीब सी बातें हैं। सो मुझे कहने दें कि ये मशकूक चीजें हैं, ये बड़ी अजीब सी चीजें हैं। तो मैं सच्ची बात है, मैं मतलब शकूक को शबहात का इजहार करना चाह रहा हूँ। हमें नहीं बारा खाता ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, इस मुल्क के साथ बहुत हो गया। ये जुर्म बंद होना चाहिए, ये फरमाइशी प्रोग्राम खत्म होनी चाहिए। राइट, अच्छा, कितनी देर आप ये बेचेंगे? सही। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि तोशाखाना केस के हवाले से इस्लामाबाद की अदालत साबिक वज़ीर आज़म पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर चुकी है और अब करने जा रही है। तो आप लोग क्या इसका रिएक्ट करेंगे? अब किस तरह से इस मामले को हैंडल अप करेंगे अदालत में, क्योंकि कोर्ट्स में तो ऑलरेडी फवाद चौधरी साहब के साथ और जो मामला चल रहे हैं वो भी पूरी कौम देख ही रही है। बीबी लाल अपने चल रही है इस मुल्क में, कानून और आइन नाम की कोई चीज इस वक्त ये तारीख का बदतरीन स्यातरीन दौर चल रहा है, जिसमें कानून और आइन का सुबह दोपहर शाम मजाक उड़ाया। एक ऐसा बंदा वज़ीर आज़म बना दिया गया कि 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी,
सारे सबूतों के साथ उसे जेल से निकाला और बाप को बना दिया वज़ीर आज़म और बेटे को बना दिया वज़ीर आला, बगैर वोटों के, बगैर अक्सरियत के। तो हम तो सुबह दोपहर शाम मजाक उड़ाते हैं। इमरान खान ने तोशा खाने से जो कुछ लिया कानून और आइन के मुताबिक, कानून आइन और रवायत के मुताबिक हर चीज डिक्लेयर्ड है। और इस मुल्क की पूरी हुकूमत, एक पीटीए की गवर्नमेंट 3 साल फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकी, अदालत में टाल मटोल होती रही। एक बंदा जो माशाल्लाह आजकल दुबई में होता है वो उसमें रुकावट बना रहा और वहां से निकाला, एक भाई को दुबई भेज दिया, को वज़ीर आज़म बना दिया। तो कौन पूछती है कि आप फ्राडियों को मतलब पार्टनर है, आप फ्राडियों के दोस्त हैं? फ्राडिये सारे आपकी सरपरस्ती में क्यों रहते हैं? इस मुल्क में फ्राडिये सारे आपकी सरपरस्ती में क्यों हैं? आपका मतलब आपकी को पार्टनरशिप है? क्या कर रहे हैं आप? तो इमरान खान ने कोई जुर्म नहीं किया। तो ये तो साबित करते हैं कि अदालतें हमारे अंगूठे के नीचे हैं, अदालत की गर्दन हमारे पांव के नीचे है। अदालत की कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। हम कहेंगे तो जमानत लेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं लेंगे। हम कहेंगे तो फर्द जुर्म लगा देंगे, तो जुर्म हो या ना हो। अगर नहीं कहेंगे तो नहीं लगाएंगे। अगर कहेंगे तो एक बार रिमांड दे के वापस ले लेंगे या आपका लेके नहीं देंगे। जेल भेजना है या आपका तशद्दुद करना है, ये भी वो फैसला करेंगे। मैं समझता हूँ, वो कहा जाता है कि हम तो बनाना रिपब्लिक है। यस, वी आर बनाना रिपब्लिक, कोई शक नहीं इसमें। यहाँ पे इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां लगती है, एक बंदा शहीद होता है, 13 लोगों को गोलियां लगती हैं और स्टेट कवर अप करती है। किसी बंदे के माथे पर पसीना नहीं आता, कोई बंदा शर्मिंदा नहीं होता। पूरी स्टेट में एक बंदा इतना नहीं इस काबिल कि बाहर आके कहे मैं हम इंक्वायरी कराते हैं, हम सुरखरू होते हैं, हम पे इल्जाम है, हम सुरखरू होना चाहते हैं, हम शिफाफ इंक्वायरी कराएंगे। हर बंदा कवर अप। और वहां का एसएचओ से लेके डीपीओ तक सारे के सारे पकड़े जाते वीडियो बनाते हुए। उसे आप पहले मजहबी इंतहाबंदी का नाम देते। अब मजहबी इंतहाबंदी को आइंदा हम क्या समझें? अगर कहीं किसी जगह असली हो जाए और हम जाली समझ लें तो गलत तो नहीं होगा। कौम अगर कहीं खुदा न खास्ता असली मजहबी इंतहाबंदी हो जाए और कौम उसको जाली समझ ले तो क्या गलत है? अगर जाली इंतहाबंदी हम शुरू करते हैं, एक जगह जनाब एक दिन पता लगता है कि क्या नाम है, जवेद लतीफ बात कर रहा है, मरियम नवाज बात कर रही है, फिर पता लगता है डीजी मतलब एक आप कह रहे हैं कि अदारे के लोग कर रहे हैं बात, फिर पता लगता है कि जनाब एक बंदे ने गोली मार दी और फिर वो अचानक ही साबित हो जाता है कि जनाब ये मजहबी जुनूनिया था। मजहबी जुनूनी एक अकबर खान भी था जिसने लियाकत अली खान को कत्ल कर दिया और उसके खानदान को हमने ऐसे पाला जैसे स्टेट के गेस्ट होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब चीजें थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। अब चीजें डिफरेंट हो गई हैं, हमें कुछ ख्याल करना पड़ेगा। अदारों की तौकीर होती है, लोगों की तौकीर होती है, औरतों की तौकीर होती है और लोग अपने अपने अदारों की तौकीर करना चाहते हैं, इज्जत करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। उन्हें करने दें, उन्हें इज्जत करने दें। सही। अच्छा, बस लास्ट बड़ा ही बदकिस्मत और बड़ा सियाह हो रहा है जी। कब ये खत्म होगा, कब तुलुए सहर होगी, वो हम देखेंगे। हम उसके लिए एफर्ट करते रहेंगे। हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हम ये आप कह रहे हैं कि ये सियाह रात खत्म नहीं करते। पर बहुत सारी चीजें मशकूक है, बहुत सारी चीजें मशकूक है। ओके, बहुत सारी चीजें मशकूक हैं। अच्छा, लास्ट बस मैं यही बात आपसे करूंगी कि महंगाई के हवाले से आईएमएफ का जो मामला है वो भी आपके सामने है, आप देख रहे हैं। आज भी कहा तो एलामिया तो जारी हो गया है, वफ्द की मुलाकात हुई है, लेकिन जो सिचुएशन है इस पे उस पे क्या कहेंगे? देखें, महंगाई लोगों को 28% नजर आती है, किताबों में 28% लिखी है। महंगाई बेसिकली जो महंगाई है खुराक की और जो महंगाई है यू कैन से दिस एनर्जी, ये दो बड़ी चीजें जो एफटीआई में आती हैं। एफटीआई में दो चीजें आती हैं, खुराक और एनर्जी। अब हम बिजली की बात करें, ये ऑलमोस्ट 90% महंगी हो गई। गैस की बात करें, ये 150% महंगी हो गई। तेल की बात करें, ये तकरीबन 70-80% महंगा हो गया। आटा दुगने से ज्यादा महंगा हो गया, चावल दुगने से ज्यादा महंगे हो गए, घी दुगने ऑलमोस्ट 1.5 गुना महंगा हो गया। ये जो महंगाई बनती है, ये बनती है तो 60% लगभग। अब आईएमएफ की ये जो अभी डॉलर बढ़ा है, इसका जो इम्पैक्ट आएगा तो महंगाई जो है ना आपकी सीपीआई
सीपीआई मुझे जाती हुई नजर आ रही है कोई 50% पे, और एसपीआई मुझे जाती हुई नजर आती है 60 से 70% पे। और ये अनोखी महंगाई है हमारे दौर की, हमारे जमाने की, ऐसी महंगाई की जिसमें यू कैन से कि लोगों की इनकम कम हुई है और कीमतें बढ़ गई हैं। अदरवाइज ये होता है कि 5-7% कीमतें बढ़ गई हैं, 10% इनकम बढ़ जाती है, 10% आप कह लें कि महंगाई बढ़ी, 15-20% इनकम बढ़ गई, तो लोग आहिस्ता 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 खुशहाल हो रहे होते हैं। ये सारी दुनिया का राउट है, सारी दुनिया का ये डिजाइन है आगे बढ़ने का। ठीक हो गया, बहुत हमारे शुक्रिया। यहाँ इस साल बहुत हमारे पहला साथ साल है मौजूद थे जमशेद इकबाल चीमा साहब। नाजरीन, जहां एक बात ये कि जी महंगाई है और सारे मामला है, वहीं पर दूसरी जानिब जो पीडीएम की हुकूमत आई या लाई गई, जिसपे मैं बार बार कहती हूँ जी, अब तक उनके बुलंदो बांग दावों से भी कोई कामयाबी नजर नहीं आती। मुंह जबानी तो बहुत सारे दावे और बातें हैं, लेकिन अब दहशतगर्दी का मसला भी एक सर उठा रहा है, और ये हुकूमत आवाम और मुल्क को दरपेश मसाइल अगर वाकई यकीनन ये हुकूमत सीरियस होती तो हल कर चुकी होती। मगर जमीनी हकायक के मुताबिक बात की जाए तो बज़ाहिर दिवालियापन करीब नजर आता है, चाहे हुकूमत माने या ना माने। दूसरी जानिब मुल्क में जारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में रोज बरोज इजाफा देखने में आ रहा है। हुकूमत एक तरफ तो माशी मसाइल में घिरी खड़ी है, IMF और दोस्त ममालिक ने ऐसे वक्त में जबकि डॉलर हुकूमत के हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है, इमदाद के लिए शराइत लागू कर रखी है, मगर सब इसके बावजूद हुकूमत जिस महाज पर ज्यादा अज़म के साथ डटी खड़ी नजर आती है, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालफीन के साथ पंजा आजमाई लगती है। इतने बुरे हालात के बावजूद जिनकी जिम्मेदारी मखलूत हुकूमत इमरान खान की साबिक हुकूमत को गर्दानती है, पीडीएम किसी सूरत इंतखाबात पर आमादा दिखाई नहीं देती, वो भी ऐसे वक्त में जब जमहूरियत है, मुल्क में डेमोक्रेसी है। लेकिन उसके बावजूद सवाल यही है सारा कि हुकूमत के मिनी बजट लाने के बाद अवाम महंगाई के किस अज़ाब के सामने खड़े होंगे, और क्या हुकूमत के पास लफ्जी मशवरों को सबर के अलावा कोई और भी हल है। इसी पर बात करते हैं जी मजीद भी। शेख रुहेल असगर साहब ने भी ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून से, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच शेख रुहेल असगर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। शेख रुहेल असगर साहब, मरियम नवाज साहिबा लाहौर आती हैं, बहुत धूमधाम से उनका इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन अगले ही दिन वो ये कहती भी हैं कि जी पीर से लेकर रमजान तक की सारी तैयारी कर कर आई हूँ, लेकिन अगले दिन हुकूमत 35 रुपए पेट्रोल पे बढ़ाती है, और उसके बाद अभी मिनी बजट लाने की भी बात हो रही है, रमजान भी सर पर हैं। इन हालात में अब जो इंतखाबात होंगे उसमें क्या एक आम कारकुन, एक सियासी शख्स जो है वो जाके अपने हलके में इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेगा? क्या वो इस पोजीशन में होगा जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से? बहुत शुक्रिया रिदा, अब आराम से मेरी बात सुन लेना बस, और गौर करना उन बातों पे। जी जी। मैं जाता ही नहीं हूँ टॉक शोज में, बेकार है जाना, क्योंकि समझ से कासर है, किसी को समझाना जो शेर लाने के मुताबिक है। देखो, मैं आपको 2-3 चीजें समझा देता हूँ, बता देता हूँ, फिर आपकी मर्जी, आप माने ना माने, आपके सुनने वाले माने या ना माने, ये मैं उन पे कुछ जोर जबरदस्ती कर नहीं सकता। पहली बात तो आप देखिए उस अकल के अंधों पे कि जो डोंगरे बजा रहे हैं कि जी पाकिस्तान आज डिफॉल्ट किया, कल डिफॉल्ट किया, और खुदा के लिए यार, क्या या पाकिस्तान में रहना तुम लोगों ने? क्या ये सोच है तुम्हारी? अब जरा इसको जरा देखिए, जरा गौर फरमाइए। मतलब बड़ी खुशी के साथ, बड़े फख्र के साथ ये बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। यार खुदा के लिए को अक्ल करो यार, अपनी ख्वाहिशों को इस तरह आप पाकिस्तान की सालमियत में आप खड़ा करोगे अपनी ख्वाहिशों को, और ये तो हालत है। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए। अब आप मुझे बताओ रिदा, जिस किस्म के आपके हालात थे मुआशी, आपके पास क्या बाकी बचा था? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय इसके कि आप अपने आप को खड़ा करने के लिए, आप इस गर्दाब से निकालने के लिए, आप इस मुसीबत से निकालनी है पाकिस्तान को। हमने सियासत की कुर्बानी दी है इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है, लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं है, और जिस शख्स का नाम इमरान है ना, वो बड़े फख्र से बात कहता है, उसके हवारी बहुत फख्र से बात कहते हैं। आजकल तो माशाल्लाह एक कर्नल कजाफी थे जिनकी सिक्योरिटी औरतें करती थी, और एक ये है इमरान साहब है जिनकी सिक्योरिटी औरतें करती हैं। अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि खुदा के लिए सियासत आप उस वक्त ही करेंगे ना जब ये मुल्क होगा। अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क को कुछ होता तो सियासत तुम्हारे बाप करेगा जाके, कहां से करोगे सियासत? तुम्हारे दुश्मन तुम्हें खा जाएंगे।
रोज की बुनियाद। कल याद देखिए, जब आप आपके अंदर से कमजोर होते हैं तो इस किस्म के वाकयात होने शुरू हो जाते हैं। अब 100 कीमती जाने कल इस दुनिया से रुखसत हो गई, उसकी फिक्र कोई नहीं है। फिक्र महंगाई की है, तूफान की है, रोजों की है, बस इस किस्म की बातें होती हैं। मैं तो फिर दोबारा ये बात कहता हूं, मुझे आप कहती हैं ना, मैं भी सियासी आदमी हूं, मैं भी अपने हल्के में जाऊंगा, मैं भी लोगों से बात करूंगा। मैं सिर्फ 2 ही 3 बातें करूंगा। आज अगर आपने डिफॉल्ट का देखना तो देखिए, उस श्रीलंका की तरफ देख लीजिए क्या हाल है उसका। अल्लाह ना करे ऐसा को हो। आप महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं, आप दुख तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या जो बदतमीजी, बद अखलाकी और जो इस मुआशरे को तबाह किया गया, कोई शरीफ आदमी, कोई अकल का और शऊर रखने वाला शख्स इस किस्म के मुआशरे को बर्दाश्त कर सकता है? निदा बातें करनी आसान होती हैं। मैंने इसीलिए जब मैंने ये देख लिया था, भांप लिया था कि अब लोगों के पास दलाइल नहीं है, सिर्फ शोर मचाना मकसद है, सिर्फ लोगों की इज्जत को पमाल करना मकसद है। अभी आप चंद दिनों की बात देख लीजिए ना, कोई आपके पास सबूत नहीं, लेकिन आपने एक शख्स के ऊपर इल्जाम लगा दिए कि इसने दहशतगर्दों को पैसे दे के मेरी जान ले लेंगे। खुदा के लिए तुम हो कौन यार? तुम अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते हो? हाँ, एक मादक पिदर आजाद एक ग्रोह है जो तेरे पीछे है और रहेगा। क्या पाकिस्तान इसलिए आपने हासिल किया था कि आप इस किस्म के लोगों के हाथ में अपनी बागडोर पकड़ा दो इस मुल्क की, ताकि बर्बाद करे, तबाह करे, अपनी अकल से, अपनी ख्वाहिशों से, अपने गलत किस्म के ख्यालात से। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि थोड़ा सा आप पाकिस्तान के लिए भी सोचें। आप छोड़ दीजिए अपने लिए सोचना, अपने टीवी के लिए सोचना, अपने वक्त को बेचने के लिए सोचना। आप जरा थोड़ा सा गौर से अपने लोगों को वो जरा कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। अगर कोई मुल्क अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करता तो उसके हालात क्या होते हैं। आप एक एटॉमिक स्टेट है यार, आप क्यों नहीं इस बात को सोचते? आप इस बात को क्यों नहीं सोचते कि आपके साथ क्या गुजरेगी? क्या ये महंगाई ज्यादा अहम है या वो सूरत हाल जिसका अगर खुदा न खास्ता आप सामना करते तो वो ज्यादा जरूरी है या ज्यादा मुश्किल होगी? वो इंतहाई बदतरीन मुश्किल होगी वो आपकी। तो इसलिए जरा धीमे लहजे में, जरा प्यार से आप लोगों को ये भी समझाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं खुद समझता हूं कि आपके मीडिया ने इतना खूबसूरत तरीके पे प्रोपेगेंडा किया था कि आपने उस बंदे को फरिश्ता बना के सामने पेश कर दिया, लेकिन उसकी हरकतों से ये जाहिर हुआ कि वो फरिश्ता नहीं है, वो फरिश्ता है जिसने आदम को सजदा नहीं किया था। अच्छा, और अगर कुछ और आपने सुनना है तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, फिर किसी वक्त मुझे बुला लीजिएगा। शेख रज़ा साहब कतई माफी, लेकिन देखें ये एक तो दिखा दें एक तो मसला ये है कि आप लोग हो चाहे पीटीआई हो, कोई भी हो, वो मीडिया के ऊपर ही इल्जाम लगा देता है और हाथ उठा लेता है, एंड में हाथ खड़े कर लेता है। दूसरा ये नहीं, आपने कहा ना प्रोपेगेंडा मीडिया ने क्या फरिश्ता बनाया। अच्छा, दूसरा मेरी भी तो अर्ज सुन ले, मैं तो चुप करके आपकी बात सुनी थी, मेरी भी सुन ले गुजारिश। दूसरा ये मैं तो तुम्हारी सुनता रहता हूँ, दूसरी बात सुन ले, एक मेरा छोटा सा सवाल सुन ले शेख रज़ा साहब, सवाल सुन ले छोटा सा। वो ये पता नहीं क्या सवाल करोगी, फिर वही किसी को सवाल होगा जिसका जवाब जो है वो सुनना पसंद नहीं करोगी। आपने जो बात की वो आपने एक साइड बात की, दूसरी तरफ की भी बात कर लेना। मिफ्ता इस्माइल साहब तो अपनी पार्टी के आपके वजीर खजानत है, होता रहता है यार, बड़ी पार्टियों में आपस में इख्तिलाफ होता रहता है। वो कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, वो ये बातें कर रहे हैं सारी, तो वो क्यों खुश हो रहे हैं? जब दिल पे गुजरती है ना बेचारा, वो भी तो मेरा दिल जला ना, कह दिया होगा उसने भी किसी आप में मोहब्बत, लव एंड अफेक्शन में कह दिया होगा। वो तो कंटिन्यूसली कह रहे हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि नहीं, क्या चीज तुम्हारा ख्याल है ना, हर जगह पे ऐसे लोग तो होते हैं ना। मुफ्ता बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा बच्चा है, प्यारा बच्चा है, लेकिन बहरहाल किसी वक्त बह जाता है ना, जिस बात में बह जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन देखिए ये बात पीटीआई की तरफ से आए तो चले गलत लग रही है, लेकिन अगर आपकी अपनी जमात से आए तो फिर क्या करें? जमात है वो, मेरी जमात में था। अच्छा, मुझे नहीं पता। मिफ्ता इस्माइल नहीं थे आपकी जमात में? मुझे नहीं पता, मैं तो 1985 से हूँ, मैं तो अब सुना यार। अच्छा, मतलब
कि मतलब आप डिसोन करें मिफ्ता इस्माइल साहब को? तेरे कराची का यार, मैं कौन होता हूँ यार डिसोन करने वाला? अभी मेरा तो क्या आपने हक कहा है? मैं कि तो मुझे पता ही नहीं वर्कर पार्टी में आदमी वो। हूँ। अभी तो आपने कहा बड़े कि लोगों, जरूरी नहीं है मैं हर बड़े आदमी को जानता हूँ, जरूरी थोड़ी है। मैं वकील आदमी, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता। अच्छा, आप ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की आगे क्या इस सिचुएशन में चले? ये बातें तो बिल्कुल आप तल्ख हैं और देखिएगा सच्ची है। इंशाल्लाह। सिर्फ आप मैं आखिरी आपको सवाल गुजारिश बताकर करूं। जवाब देके जाए ना कि अच्छा स्ट्रेटेजी क्या रिदा, है। अब मरियम नवाज साहब आ गई है तो हाँ रिदा देखो हाँ मेरी बात सुनो। हाँ बात यह है कि मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है, हम सियासी लोग हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, कोशिश करते रहेंगे। और ये इस मुल्क को, मैंने आपको बताया ना, सबसे जरूरी जो इस वक्त प्रायोरिटी है ना, तरजीह, वो है इस मुल्क को उस जो एक असलहा एक मुंह फाला खड़ा है उससे बचाना। सबसे पहली काविश जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और उनके साथ अलाई जमातों की सबसे बड़ी काविश ये है कि पाकिस्तान उस गिरदाब से निकलेगा और उसके बाद देखती जाएंगी कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तरक्की की मनाजिल तय करता जाएगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर मैं दुआ ही कर सकता हूँ और कोशिश कर सकता हूँ और मेहनत कर सकता हूँ और अपने मशवरा दे सकता हूँ। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ठीक हो जाएगा। वक्त लगता है, हर चीज जब खराब होती है तो उसको ठीक करने में वक्त लगता है। आप मेरा साथ दीजिए तो ठीक हो जाएगा। अच्छा चल ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे मुस्लिम लीग नून से, और वो कह रहे थे कि उम्मीद यही कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। और बड़े पुराने और बड़े सीनियर नून लीग के रहनुमा है मरकजी, और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम लीग नून में भी जब कहा जाता है कि जी दो ग्रोह की बात होती है, तो जो नवाज शरीफ साहब वाला जो ग्रोह और मरियम नवाज साहिबा वाला, उसमें बड़े सीजन किस्म के पॉलिटिशियन है शुरू से रहे, और हमेशा जब भी स्क्रीन पर आते हैं, कम आते हैं लेकिन जब आते हैं तो फिर कोई ना कोई ऐसी बात भी कर जाते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने की मिफ्ता इस्माइल साहब के हवाले से। तो बहरहाल जी कब ठीक होगा, दिस इज नोबडी कैन गिव द डेट कि जी कब ठीक हो रहा है, लेकिन सब सिर्फ इस बात की उम्मीद दिला के जा रहे हैं कि जी ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक होगा कब होगा, किस डेट में होगा, और इस बात का जवाब भी वो देने से कासिर रहे कि अब चूंकि इन सारे सियासतदानों ने अपने हलकों में जाना है, आज नहीं तो कल जरूर जाना है, क्योंकि अगर आप कल नहीं जाते परसों जाना है, लेकिन इलेक्शंस तो होने हैं, चाहे देर सवेर से हो चाहे जल्दी हो। और जब आप इलेक्शंस में जाएंगे तो फिर अपने हलकों में क्या जवाब देंगे लोगों को, किस मुंह से जाएंगे, किस तरह से कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन, क्योंकि जो इस वक्त तबाही फिरी है मईशत की, उसके बाद तो एक आम आदमी का हल्के में जाके इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल नजर आता है। इसी में जी मजीद भी बात करते हैं, एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, अपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।